आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर बड़ी खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। खबरों में आज की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली जिससे शुरू होती है और दिल्ली पर ही आज खबरों का सिलसिला खत्म भी होगा। बीजेपी का 26 साल का वनवास यहां पर खत्म हो गया है। 70 में से 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली हैं। पीएम मोदी का विजय भाषण आपको सुनाने वाले हैं। डिटेल भी देंगे, बीजेपी जीती कैसे, बड़े फैक्टर क्या क्या रहे, पूरी खबर रखेंगे बस थोड़ी देर में। आप पर सच में आपदा आ गई और पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। उससे भी बड़ी आपदा यह है कि खुद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए। सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए। आतिशी जीत गई पर बाल बाल बची हैं। सत्ता हाथ में है। अब सवाल है कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिरसा, विजेंद्र गुप्ता, कई नाम रेस में चल रहे हैं, लेकिन सब के सब खामोश हैं। शायद इसीलिए कि अगर बोले तो कहीं रेस से बाहर ना चले जाएं। चर्चा केजरीवाल के भविष्य की भी शुरू हो गई है। अब उनका क्या होगा? बड़ा ऐलान पीएम मोदी ने ही कर दिया है। विजय जश्न में कह दिया है कि दिल्ली के सारे घोटालों की फाइलें अब खोली जाएंगी। और नतीजा अयोध्या से भी आ गया है, जहां बीजेपी ने मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर कमबैक कर लिया है। इस जीत के भी अर्थ आपको बताएंगे। मोदी और योगी क्या बोले वो भी आपको सुनवाने वाले हैं। इसके अलावा दिल्ली की और तमाम बड़ी खबरें होंगी जो रखेंगे आपके सामने। बदल दिया है दिल्ली दिल से, बदल दिया है दिल्ली दिल से। सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का शीश महल बनवाया खुद का जनता के पैसों से, झुग्गी वालों को दे दिया मकान के बदले अंगूठा। ये कट्टर बेईमान निकले। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। दिल्ली में जीत के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आज पीएम के भाषण को डिकोड करेंगे तो आपको अगले 5 साल के लिए दिल्ली में बीजेपी के एक्शन प्लान की पूरी पिक्चर भी समझ में आ जाएगी। देश में कहीं भी बीजेपी जीते, बीजेपी के दफ्तर में जश्न की ये तस्वीर आम है। लेकिन आज ये जश्न खास था क्योंकि जीत दिल्ली की है, वो भी पूरे 26 साल बाद। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण के शुरू में ही यमुना मैया का नाम लेकर दिल्ली में सरकार की प्राथमिकता बता दी। यमुना मैया की, यमुना मैया की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी का जो नाम रखा था वो नाम फिर लिया और दिल्ली वालों को सत्ता परिवर्तन की बधाई दी। सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का। हिंदी भाषी राज्यों में एक दिल्ली ही थी जहां बीजेपी सत्ता से दूर थी। वो दूरी मिटी तो मोदी ने आम आदमी पार्टी पर चुनकर प्रहार किए। राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस ना 3 में रही ना 13 में, लेकिन अराजक सोच को लेकर मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक ही तराजू पर तौला। आज कांग्रेस देश हित की नहीं,
अर्बन नक्सलियों की राजनीति कर रही है। और अपने हर विजय भाषण की तरह प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को फिर कहा कि अब काम करना है, विनम्र रहना है। लोकसभा चुनाव के बाद से 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से ये तीसरा है जो बीजेपी ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कई बड़ी बातें कही गई। यकीनन भारतीय जनता पार्टी जोश से लबरेज है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के लिए यह बुरी खबर, आपदा जैसी स्थिति इस पार्टी के लिए बन गई है। भविष्य क्या होगा, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। जनहित में सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज झा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अनुराग भदौरे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज झा जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब तो झाड़ू की तमाम तीलियां बिखर गई और आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह का भाषण दिया है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरह का कुशासन दिल्ली में लेकर आम आदमी आई थी, अब उससे, उस आपदा से दिल्ली वालों को मुक्ति मिल गई है। यमुना मैया की जय के कई बार उन्होंने नारे भी लगाए और यमुना स्वच्छ होगी, साफ होगी, निर्मल होगी, उसको लेकर संकल्प भी किया और कहा मोदी की गारंटी है, तो यानी गारंटी की भी गारंटी है। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं अपने मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी को और उनकी पार्टी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने आपको बहुत उम्मीद से चुना है, 27 साल के बाद चुना है, और उम्मीद करते हैं कि आपने जो वादे लोगों से किए हैं, जो उम्मीद लोगों को जगाया है, उस पे आप खड़े उतरेंगे। साथ में मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, जनतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता ने जो मैंडेट हमें दिया है, हम उसको स्वीकार करते हैं। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश जरूर रही होगी। हालांकि अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल बहुत पॉपुलर है आज भी, जो है सो अगर वोट डिफरेंस देखेंगे तो मात्र 2% का है। लेकिन क्योंकि सीटों का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट रहा, बहुत कम मार्जिन रहा। हालांकि वो सभी समीक्षा का विषय है, उसको समीक्षा पार्टी करेगी भी दिल को कि बहलाने क्या के लिए कमियां रही, ख्याल अच्छा है। क्या अब तो कमियां आपकी रही, इस उम्मीद जिसकी पर वजह यही से कहा जा सकता है। वोट शेयर तो बीजेपी का भी पिछली बार 40% के आसपास था, लेकिन सीटें जब बिल्कुल कम हो जाएंगी और कहीं भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह के ऊपर आप लोगों ने कितने न जाने आरोप लगाए, उन तमाम आरोपों पर धता बताते हुए बीजेपी को जनता ने चुन लिया। एक तरह का जनमत संग्रह अरविंद केजरीवाल और उनके पॉलिटिक्स को लेकर भी दे दिया है दिल्ली की जनता ने। और आज तो अन्ना हजारे ने खुद अपनी पीड़ा जताई और खुशी व्यक्त की कि आम आदमी पार्टी को सबक मिला है, और प्रधानमंत्री ने उन बातों का जिक्र भी किया भाषण में। उसके लिए भाजपा को बहुत बहुत बधाई, प्रधानमंत्री जी को बधाई, सबको बधाई, दिल्ली वासियों को बधाई कि आपने बहुत उम्मीद से एक सरकार को चुनी है, उनको काम करना चाहिए। और साथ में मैं फिर से एक बहुत ही विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि जनतंत्र में जनता का मैंडेट ही सब कुछ होता है और उसको हम लोग सर माथे पर लेते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और उसकी समीक्षा की जाएगी कि भाई कहाँ कमियां रही, ऐसी क्या चीजें थी जो हम लोग नहीं कर पाए, उसको भी ठीक करेंगे। और आने वाले समय में जो है सो देखिए, किसी चीज का अंत नहीं होता है, ये नई शुरुआत भी हो सकती है और उसको करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जनता की सेवा लोगों ने करने का मौका 10 साल तक दिया अरविंद अब सुन लीजिए, प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बातें कही हैं उसके कुछ मुख्य अंश, और उसके बाद मैं आप पर सवाल दागूंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली को मालिक होने का जिन्हें घमंड था, विधानसभा के भीतर मालिक होने वाला बयान दिया गया था अरविंद केजरीवाल की ओर से। आज पीएम ने उस पर तंज कसा कि दिल्ली का मालिक होने का जिन्हें घमंड था, उनका सच से सामना हो गया है। दिल्ली के जनादेश से स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया है। ऋतुराज झा जी, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, सभी देश के लोग जानते हैं, और किसी के भी बातों को अगर आप तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। मैं 10 साल से मैं खुद भी विधायक रहा हूं, इसी सरकार में रहा हूं, अलग अलग कमेटीज में भी रहा हूं। मैंने खुद वो आपसे और सवाल मैं लूंगी। सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के आ चुके हैं। मैं लौट रही हूं सर, मुझे याद है सौरभ भारद्वाज के साथ जब डिबेट में मैं सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ बैठी थी, तो किस तरह का बर्ताव सौरभ भारद्वाज की ओर से किया गया था। आप देखिए, जीके से वहां की जनता ने उनको भी नकार दिया है। तो सकारात्मक राजनीति करने वालों को ही जनता चुनती है। सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि बहुत बड़ा गैप नहीं है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के वोट शेयर में। देखिए, पहली बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने याद दिलाया, आप ही के चैनल पर डिबेट हो रही थी और सौरभ भारद्वाज जी मंत्री थे उस समय, उनका बड़ा उग्र और आक्रामक रवैया था। और परंतु आज जिस प्रकार ऋतुराज झा जी ने जो विनम्रता दिखाई है, यदि ऐसी विनम्रता दिखाई होती
तो कम से कम इनके आचरण में उतना बड़ा गैप नहीं दिखता चुनाव से पूर्व, यदि ऐसा दिखाया होता। देखिए, दो चीजें होती हैं। यदि आप ये कहें कि आज आपको मत प्रतिशत में गैप नहीं दिख रहा है, तो बात हम मानते हैं, परंतु ये आपकी जो मॉरल हाई ग्राउंड था उससे अब इतना नीचे आ चुके हैं कि ये तो इसलिए था कि आप इनकम्बेंट हैं, और इनकम्बेंट से जब कोई हटता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में 52-53% वोट था 2009 में कांग्रेस पार्टी का, 2008 के चुनाव में, 2013 में भी वो 20% पे थे, तो ये कह सकते थे कि वो वापस आएंगे, मगर उसके बाद वो नीचे जाते चले गए। तो मैं ये कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी ने अपने चाल, चिंतन, चेहरा और चरित्र में जिस प्रकार का पतन दिखाया है, उसके चलते हुए उनके वोट प्रतिशत में और प्रभाव में पतन सुनिश्चित है। और मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, देखिए, अहंकार की बहुत सारी भाषाएं, अब मोदी जी इस जन्म में हम नहीं हरा पाएंगे, इस प्रकार की बातें करना और वो सारी चीजें, मुझे लगता है ये सब ठीक नहीं था। और जमुना में जहर मिला दिया गया, इस प्रकार के आरोप, मैंने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोली थी कि ऐसे आरोप तो पाकिस्तान ने भारत पर नहीं लगाए युद्ध के दौरान, जो आप एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में इतनी नफरत पैदा करना चाहते हैं। बस आपको लगता है कि कोई हम ऐसा शॉर्टकट काम करें कि तुरंत ये हो जाए, जो प्रधानमंत्री जी ने आज बोला कि शॉर्टकट की राजनीति करने वालों का शॉर्ट सर्किट हो गया। तो मुझे लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी को भविष्य में अपनी स्थिति बना के बचा के रखनी है, तो उनको अपने आचरण में भारी बदलाव करना पड़ेगा, जिसकी मैं संभावना ना के बराबर देखता हूं। ठीक है, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, तो देखिए एक और आंकड़ा है, उसके बाद मैं फौरन बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अनुराग भदौरिया जी का भी चेहरा बुझा बुझा सा है, मिल्कीपुर का उपचुनाव हार गए हैं और दिल्ली में बड़ा सपोर्ट किया था आम आदमी पार्टी को, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जो दिल्ली में रहती है वो भी बीजेपी के खाते में चली गई भर भर कर वोट देने के लिए। आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले सुधांशु जी, एक आंकड़ा है, कांग्रेस पार्टी अभी जीरो पर है। प्रधानमंत्री ने भी आज खूब तंज कसा कि किस तरह से जीरो की हैट्रिक वो लगा रहे हैं, अब लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, फिर भी अपने आप को गोल्ड मेडल दे रहे हैं। लेकिन 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को हरवाने का काम यहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। अगर 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ रहती तो फिर बीजेपी बहुमत से दूर रह जाती, जो आंकड़ा बता रहा है सुधांशु त्रिवेदी जी। तो कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की मदद की है क्या एक तरीके से? देखिए, किसी भी राज्य में दो दलों का वोट प्रतिशत एकदम अर्थमेटिकली ट्रांसफर नहीं होता है। ये राजनीति में बहुत ट्राइड टेस्टेड एंड आजमाया हुआ फार्मूला है, जिसे अगर हम एक शेर में कहना चाहें कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता, सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे मौला। एग्जाम्पल के लिए 2019 में सपा बसपा उत्तर प्रदेश में साथ थे, तो वोट प्रतिशत के हिसाब से तो भाजपा का बैंड बच जाना चाहिए था, पर वोट नहीं ट्रांसफर हुआ। बहुत से ऐसा वोट होता है जो कि उस पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने को तैयारी नहीं होता है, या तो वो घर बैठ जाता है या वो प्रतिद्वंदी पार्टी के पास चला जाता है, और ऐसा अनेक बार हुआ। फिर भी यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि इनमें आपस में जो बैर भाव था, तो इससे बहुत साफ दिखता है, जो मैं पहले भी बोल चुका था, किसी को चाहे अजीब लगे या जो भी लगे, कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से अब गले मिलते थे तो वैसे ही मिलते थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था, कि दोनों की नजर केवल गद्दी पे रहती थी कि कौन दूसरे को निपटाकर गद्दी पे आकर बैठ जाए। इससे साफ दिखाई पड़ता है कि इनके बीच में कोई सामंजस्य नहीं था, केवल एक नकारात्मक आधार के ऊपर वो लोग आने का प्रयास किए, और अब वो शिजरा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस वाले विषय के बारे में जब विश्लेषण करें तो फिर वो एक बहुत अलग होगा, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो वो वोट भारतीय जनता पार्टी पर नहीं आएगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा में मिलकर लड़ी, फिर भी हमें 56% वोट मिला था। बिल्कुल। तो ये मानना कि विधानसभा में वो पूरा का पूरा काम करता, मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल। और दूसरा एक और बात समझिए, कांग्रेस पार्टी भी तो अपनी अस्तित्व बचाना चाहेगी, क्योंकि सब पार्टियां एक दूसरे का वोट लेके आई हैं। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय जनता दल हो बिहार में, या आम आदमी पार्टी दिल्ली में, ये सब कांग्रेस का ही एक विशेष वोट बैंक लेकर आए और ताकतवर हुए। अब कांग्रेस को यदि मौका मिलेगा तो क्यों अपना वो विशेष वोट बैंक वापस पाने की चाह नहीं रखेगी। वही एक विशेष वोट बैंक जो था वो इंडी गठबंधन का कोर फैक्टर था, और वो लोकसभा में सबको लग रहा था थोड़ा थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सबका हिस्सा मिलेगा और केंद्र में पहुंच जाएंगे। अब जब राज्य में आता अपने में से हिस्सा देना है, तो कोई अपने दूसरे दल को हिस्सा देने को तैयार नहीं है। ठीक है, मैं जरा अनुराग भदौरिया जी की टिप्पणी ले लेती हूं। अनुराग भदौरिया जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिन्हें बहुत घमंड था खुद के ऊपर,
उनका जनता ने सच से सामना करवा दिया है। अब देखिए, मिल्कीपुर आप भी हारे हैं। अब अच्छा तो नहीं लगता है कि कोई हारा हुआ हो और फिर उसके जले पर नमक छिड़का जाए, लेकिन जिस तरह की नेगेटिव कैंपेनिंग लगातार विपक्षी दलों की ओर से की गई, क्या उसी का यह नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दिल्ली में हासिल की? वो भी तब जब अखिलेश यादव ने आकर चुनावी प्रचार किया था 2-2 बार आम आदमी पार्टी के लिए, और मिल्कीपुर आपके हाथ से चली ही गई। देखिए, जहां तक मिल्कीपुर का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं वहां पे जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। तंत्र ने दुरुपयोग किया, सबको पता है, और डे 1 से हमने ये बात बोलनी शुरू कर दी थी। जिस तरह से ऑडियो वीडियो और जिस तरह से प्रधानों को, लोगों को भयभीत किया गया, ये कुदरती में भी देखने को मिला था और यहाँ भी देखने को मिला। वही पैटर्न उन्होंने यहाँ भी अपनाया है। खैर, कोई बात नहीं, जब आम चुनाव आएगा तो पता चल जाएगा। सवाल यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारी है। अब आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट और बीजेपी के वोट परसेंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सीटों का अंतर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 6-7 सीटें ऐसी भी हैं जिसमें मार्जिन 600, 500, 1000 के नीचे ही है। ठीक है, उनकी सीटें बढ़ गई हैं, हाँ। इसलिए वो अभी पिछली बार भी कई ऐसी सीटें थी, बीजेपी बहुत कम मार्जिन से हारी थी, जिसमें से कैलाश गहलोत जहां मौजूदा वक्त में जीते हैं वो भी सीट थी। ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एकदम स्वीप कर गई हो और आम आदमी पार्टी एकदम खत्म हो गई हो। इनकी तो हमेशा 2 सीटें भी आई, एक बार 8 सीटें भी आई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी 22 सीटें लेके आई है। तो इन्हें मानना चाहिए कि आम आदमी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का जनाधार अभी। अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी की एनडीए की 21 राज्यों में सरकार हो गई। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अलावा सिर्फ पंजाब में थी, और पंजाब में उसका कोई मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी से था। लेकिन एक सवाल देखिए, मोदी है तो क्या मुमकिन है बीजेपी के लिए सब कुछ? अनुराग भदौरिया जी, आज बड़े नारे लगे, मैं तो बीजेपी दफ्तर से ही आ रही हूँ इस समय, बड़े नारे लगाए गए कि मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, सवाल है जनता के दिल से पूछिए, जिस तकलीफ से जनता गुजर रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन। अब तो छोड़ दीजिए महाराज, आज तो कम से कम बड़ा दिल दिखाइए और बीजेपी को जीत की बधाई दीजिए। नहीं, बीजेपी को तो बधाई अभी दूंगा, मैं अपनी बात कह लूं ना, उसके बाद सुधांशु जी को तो बधाई दूंगा ही भाई। उनकी पार्टी जीत के सत्ता में आई तो बधाई के कहते हैं बधाई जैसा काम हुआ है। लेकिन हम उनको याद भी दिलाएंगे ना, सत्ता जहां जहां आपकी है वहां वे अत्याचार भी तो देखिए ना। हम कुंभ याद दिलाएंगे तो अभी तकलीफ में आ जाएंगे, उस पर बोलेंगे ही नहीं। तो सवाल यह है कि वो भी तो अपने ही लोग थे ना जो कुंभ में गए, वहां भी इन्हीं की सत्ता है जो कुंभ में लोगों की मौतें हुई हैं। कुंभ वाला मामला भी तो उठा रहे थे ना आप लोग दिल्ली में। अब देखिए, रिजल्ट आने के बाद मुझे लगता है कि तमाम कुंभ वाला मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूं कि कुंभ एक गंभीर मामला है, और जब भी इस तरह की भगदड़ होती है उस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, या आंकड़ा छिपाने की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। दिल्ली पर रहते हैं ना सर, दिल्ली पर रहते हैं अनुराग भदौरिया जी, आप सवाल पूछा जाएगा गणित का, आप हिंदी में जवाब देने लगेंगे। सर ये ठीक नहीं है ना, प्लीज। दिल्ली पर रहते हैं, दिल्ली पर रहते हैं प्लीज। दिल्ली पे ही हूँ, बस मैंने याद दिलाया, सुधांशु जी को भूल जाते ना इसलिए। ठीक है, सुधांशु जी से सवाल के जवाब मैं ले लूंगी। यमुना जी की बात है, अब इन्होंने वादा किया है, अभी पता चल जाएगा कुछ दिन में, क्योंकि इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ये ना यमुना साफ करने वाले, ना इनकी। ठीक है, अब मैं पूछूंगी सुधांशु त्रिवेदी जी से कि यमुना जी को साफ करने का क्या प्लान है भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन उसके पहले जल्दी से अपने दर्शकों को हम जानकारी दे दें। रिजल्ट टैली आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख ही रहे हैं, फिर भी फटाफट आपको बता देते हैं कि बीजेपी के लिए दिल्ली की जीत कितनी बड़ी है और किन मुद्दों पर उसने ये चुनाव जीता है। छोटा सा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में बीजेपी का 26 साल का वनवास आखिर खत्म हुआ। वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी पीएम मोदी ने 2 फरवरी को कर दी थी। 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। और ये वो जश्न है जो दिल्ली विजय के बाद पीएम मोदी के तय किए वक्त के मुताबिक बीजेपी ने शाम को दिल्ली दफ्तर में मनाया। इससे पहले सुबह से ईवीएम नतीजों ने आपको झटके पर झटके दिए। मोदी 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 मोदी। दिल्ली में करीब 70% स्ट्राइक रेट के साथ 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने आपको 22 सीटों पर समेट दिया। आपका स्ट्राइक रेट करीब 30% रहा, जबकि कांग्रेस ने 0 की हैट्रिक लगा दी। दिल्ली में बीजेपी को मिली इस जीत में सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ ब्रांड मोदी। बीजेपी दिल्ली को भरोसा दिलाने में कामयाब रही कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी हर गारंटी की गारंटी है। राजनीति में शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। नतीजे बताते हैं कि आपको आपदा का नाम देना काम कर गया।
दिल्ली के वोटर ने इस अंतर को स्वीकार किया कि जो केजरीवाल मुफ्त दे रहे हैं वो रेवड़ी है, जो मोदी कह रहे हैं वो गारंटी है। दिल्ली के विकास के सामने से एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है। दिल्ली का मिडिल क्लास विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टूट जाता था, पर इस बार नहीं छिटका। चुनाव से ठीक पहले 12 लाख तक इनकम टैक्स की फ्री करने के ऐलान ने मास्टर स्ट्रोक का काम किया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति में परिवर्तन लाया। जो कहा था वो किया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया। दिल्ली में बीजेपी की महीनों पहले से डोर टू डोर मीटिंग, झुग्गियों में नेताओं को रुकने, कच्ची कॉलोनियों में गंदे पानी और गंदगी के ढेरों का नोटिस लेने की रणनीति ने बीजेपी पर भरोसा पैदा किया। बाहरी दिल्ली में जाट गुर्जर वोटों का कॉम्बिनेशन बनाना, पहाड़ी और पूर्वांचली वोटरों को यमुना से जोड़ने की रणनीति भी काम आई। पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। मैं पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पूरे चुनाव कैंपेन में बीजेपी मुद्दों पर फोकस्ड रही। दिल्ली की गड्ढेदार सड़कें और प्रदूषण के मुद्दे ने शहरी वोटरों का रुख उसकी तरफ मोड़ा। वोटर में भरोसा जगा कि आप फिर सत्ता में आई तो झगड़े ही चलेंगे, काम वैसे ही रुके रहेंगे। इन लोगों ने मेट्रो का काम आगे बढ़ाने से रोका। इन आपदा वालों ने झुग्गी वालों को घर देने से रोका। दिल्ली में बीजेपी के तमाम वादों ने केजरीवाल के खिलाफ तड़के का काम किया। कथित शराब घोटाले और शीश महल ने केजरीवाल इन्हीं को लेकर ज्यादा निशाने पर रहे। जवाब देने में नाकाम रहे कि वो तो राजनीति बदलने आए थे, फिर खुद कैसे बदल गए। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, तो कई ऐसे राज्य रहे जहां पर कई कई सालों से उसका सूखा पड़ा था। लेकिन मोदी हैं तो मुमकिन है बीजेपी के लिए, और दिल्ली में भी 26 सालों का जो सूखा था वो खत्म हुआ। वनवास से लौट आई है बीजेपी, सरकार बनाने जा रही है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह बड़ा सवाल कायम है। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह कहा कि सीएजी रिपोर्ट पहले ही विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। जिसने घोटाला किया है या लूटा है उसको लौटाना होगा। अब विपक्षी दलों की ओर से सवाल पूछा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बदले की राजनीति बीजेपी करना चाहती है। इस पर क्या होगा आपका जवाब? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ जिसका आप जवाब दें, यमुना जी को साफ करने का क्या है रोड मैप भारतीय जनता पार्टी के पास? देखिए, यमुना जी की सफाई के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भाजपा कार्यालय पे कहा कि ये बड़ा काम है, कठिन काम है, मगर हम करके दिखाएंगे। और कठिन कामों को धरातल पर उतार कर दिखाना मोदी जी की क्षमता रही है, जिसे देश ने पिछले 22-23 सालों में देखा है, गुजरात से लेके यहां तक। तो इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त रहना चाहिए। मोदी जी ने वो काम करके दिखाए हैं जो लोगों ने नहीं सोचे थे, और वो काम करके दिखाए हैं जिनके बारे में लोग ये कहते थे जिंदगी में नहीं हो पाएंगे। वो पुरानी बातें मैं नहीं दोहराना चाहता। धारा 370-35 से, राम मंदिर से लेकर भारत को डिजिटल इकोनॉमी बनाना, जो लोग कहते थे कि भारत तो इतना कम पढ़ा लिखा लोगों वाला देश है, कैसे होगा, आज डिजिटल ट्रांजेक्शन में नंबर 1 है। सोलर एनर्जी का इंडिया लीडर बनेगा, इंटरनेशनल सोलर एलायंस का सेंटर बनेगा। खैर, ऐसे बहुत से काम है, मगर मैं जो आज कहना चाहता हूं, आज का एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है चित्रा जी। 6 महीने पहले जिन लोगों को ये दिल्ली में को नशे में डुबोने के बाद जो नशा चढ़ गया था इंडी गठबंधन के दिमाग के ऊपर, नशा शराब का भी होता है, दौलत का होता है, सत्ता का होता है, मगर 99 का नशा पहली बार देखा था देश ने कि अगर हमारी तीसरी बार सरकार बन गई फिर भी हम 240 अकेले भाजपा नहीं पहुंची, यद्यपि एनडीए को कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिली। तो वो जो नशा था, मुझे लगता 6 महीने में ही वो नशा उतर गया है। सिर्फ 6-7 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए थे। तो इसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा मोदी जी के लिए, मोदी जी की तरफ से जो इंडी गठबंधन के लिए, कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और अब मैं कहना चाहूंगा इंडी गठबंधन और आम आदमी पार्टी के लिए आगे की लाइन है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से,
कच्चा था बहुत, रंग उतरता चला गया। थोड़ा वक्त लगा लोगों को उनकी रंगत समझने पे, मगर मुझे लगता है कि अब उनके चेहरे का मुखौटा और इंडी गठबंधन की जो स्थिति है जी, वो तो अब ऐसी हो गई है कि जो 1979 में जब जनता पार्टी का गठबंधन टूटा था तो अटल जी ने दुखी होकर एक बात लिखी, सबसे बड़े घटक थे हम, मगर आपसी लड़ाई जनता परिवार में इतनी हो गई थी कि सब टूट गए थे। तो वो पंक्ति आज के लिए इंडी गठबंधन पे बहुत सही आती है। उन्होंने लिखा था, गीत नहीं गाता हूं, तो उसकी 2 लाइनें थी, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म, आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। तो इंडी गठबंधन का बिल्कुल यही है, तिलिस्म टूट रहा है, चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और सच का सामना करने से वो घबरा रहे हैं। ठीक है, ऋतुराज झा जी के पास में जाती हूँ, लेकिन उस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, सीएजी की रिपोर्ट जब पेश की जाएगी तो क्या ये बदले की राजनीति नहीं की जाएगी, क्योंकि तुरंत पहले ही विधानसभा में इसको लेकर अभी से ऐलान कर दिया गया। आप इस पर जवाब दे दें, फिर ऋतुराज जी के पास में जाती हूँ। बोले सुधांशु जी। बस एक लाइन देखिए, सीएजी की रिपोर्ट एक ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट होती है जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा ऑडिट किया गया होता है, और ये अकाउंट का विषय होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक एंगल नहीं लिया जा सकता। एक नहीं, अनेक बार अनेक केंद्रीय सरकारों, राज्य सरकारों के विरुद्ध सीएजी की रिपोर्ट आई है, पर सीएजी रिपोर्ट को छुपाना राजनीति है। सीएजी रिपोर्ट को नियमानुसार संविधान की रक्षा करने का दावा करने वाले लोग जो संवैधानिक आवश्यकता थी वो पूरा नहीं कर रहे थे। इसमें कोई बदले की भावना नहीं है, सिर्फ सीएजी की रिपोर्ट टेबल होनी चाहिए। यह संवैधानिक अपरिहार्यता है, इसे पूरा करने की बात प्रधानमंत्री। ठीक है, ऋतुराज झा जी के पास में जाती हूँ, लेकिन उस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, सीएजी की रिपोर्ट जब पेश की जाएगी तो क्या यह बदले की राजनीति नहीं की जाएगी, क्योंकि तुरंत पहले ही विधानसभा में इसको लेकर अभी से ऐलान कर दिया गया। आप इस पर जवाब दे दें, फिर ऋतुराज जी के पास में जाती हूँ। बोले सुधांशु जी। बस एक लाइन देखिए, सीएजी की रिपोर्ट एक ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट होती है जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा ऑडिट किया गया होता है, और ये अकाउंट का विषय होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक एंगल नहीं लिया जा सकता। एक नहीं, अनेक बार अनेक केंद्रीय सरकारों, राज्य सरकारों के विरुद्ध सीएजी की रिपोर्ट आई है, पर सीएजी रिपोर्ट को छुपाना राजनीति है। सीएजी रिपोर्ट को नियमानुसार संविधान की रक्षा करने का दावा करने वाले लोग जो संवैधानिक आवश्यकता थी वो पूरा नहीं कर रहे थे। इसमें कोई बदले की भावना नहीं है, सिर्फ सीएजी की रिपोर्ट टेबल होनी चाहिए। यह संवैधानिक अपरिहार्यता है, इसे पूरा करने की बात प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, ऋतुराज झा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, एक तो ये सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी, पारदर्शिता है आपको, अगर कर नहीं तो डर कैसा, और वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन जिसको लेकर आप लोग बड़े जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ रहे थे, और सुधांशु जी ने भी जिक्र किया कि 6 महीने के पहले आप लोगों ने बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इस तरह के दावे करने लगे, और देखिए 6 महीने में ही बीजेपी ने कैसे सत्ता चारों तरफ पलट कर रख दी। चित्रा जी, अगर आप सीएजी की रिपोर्ट कहेंगे तो सीएजी की रिपोर्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है। गुजरात के अंदर में जो है सो इरेगुलरिटीज के से लेकर के और जहां जहां सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उससे संबंधित भी सीएजी की बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है सो ऑलरेडी है। उसका पूरा फिगर है मेरे पास, उसमें काफी समय लगेगा। मैं राज्य वाइज बता सकता हूं और मैं साबित कर सकता हूं कि जहां भाजपा की सरकार, वहां पर में सीएजी ने बताया है कि कितने हजार करोड़ों का किन किन प्रोजेक्ट्स में, द्वारका एक्सप्रेसवे से लेके तमाम चीजों में इरेगुलरिटीज है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, बहुत उम्मीदों से चुना है, तो आपको जो करना है आप करिए, उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरिए, तो अपने अब वादों यमुना को जी पूरा को जब करिए, बीजेपी दिल्ली की साफ जनता करने की के लिए आगे बढ़ेगी सेवा अपने करिए। कदम लेकर, तो विपक्ष होने के नाते आप लोग सपोर्ट करेंगे या वहां पर भी पॉलिटिक्स से देखने को मिलेगी? नहीं चित्रा जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि देखो, यमुना जी की सफाई का मसला पिछले 80 साल से है आजाद भारत में, लेकिन पहली बार यमुना को साफ करने का संकल्प अगर किसी एक व्यक्ति ने लिया तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। और उन्होंने माना कि भाई कोरोना की वजह से जो समय खराब हुआ और फिर जेल की जो राजनीति हुई, उसकी वजह से सीवर के जो प्रोजेक्ट जेल जाने वाले सारे राजनेता चुनाव हार गए। ठीक है, जनता के बीच जाकर आप नहीं समझा पाए ना कि आप लोग बार बार आरोप लगाते थे कि बीजेपी ने हमें जेल भेजने का काम किया, काम नहीं करने देती थी। जनता ने तय कर लिया कि फिर हटाइए इनको, फिर उसी को लेकर आइए जो काम करेगी बीजेपी के साथ मिलकर। तो देखिए, बीजेपी के नेताओं को चुन लिया। इस बात को समझना होगा कि नकारात्मक राजनीति के लिए अब प्रदेश में या फिर देश में जगह बच रही है या फिर नहीं बच रही है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। मेरे ख्याल से अनुराग जी को जोड़ना चाह रहे हैं, जल्दी से 2 लाइन में बोलें, उसके बाद मैं अगली रिपोर्ट पर जाऊंगी। मैं तो ये कहूंगा, सुधांशु जी को याद दिलाऊंगा कि गंगा मां अभी तक साफ नहीं हुई है।
मुझे पूरा विश्वास है कल से शराब बंद हो जाएगी दिल्ली के अंदर में, और यमुना भी महीने भर के अंदर में इतनी साफ हो जाएगी कि हम लोग जाके वहां पे नहा पाएंगे। ये बहुत सही है अनुराग भदौरिया जी। अरविंद केजरीवाल ने 2020 में कहा था कि अगर मैं यमुना साफ नहीं कर पाऊं तो फिर आप मुझे वोट मत देना। अब दिल्ली की जनता ने 5 साल दिया, इंतजार किया, वोट नहीं दिया, उसके बाद अब 1 महीने में सुधांशु जी की पार्टी यमुना साफ कर दे। ये मतलब आपने बिल्कुल रॉकेट की उड़ान से उम्मीदें जता दी है बीजेपी को लेकर। क्या वहाँ यमुना साफ है? उत्तर प्रदेश के अंदर में यमुना साफ होगी? बोलिए सुधांशु जी, इसका जवाब दे दीजिए आप। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। वो कह रहे हैं 1 महीना का समय दे रहे हैं आपको यमुना साफ करने के लिए। बस एक पंक्ति, हाँ, एक पंक्ति में कह रहा हूं, यहां तो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने आके कहा कि भाई हमने तो संगम में पूरी कैबिनेट ने डुबकी लगा के दिखा दी, केजरीवाल जी को चुनौती दी, यहां डुबकी लगा के दिखा दें, आश्वस्त रहिए। मगर जिस ढंग से उन्होंने कहा, उन्होंने क्यों डुबकी नहीं लगाई केजरीवाल जी ने? अरे उस जथी डूब जाती। तो एक लाइन में याद दिलाना चाहता हूं, बहुत पुरानी फिल्म थी मनोज कुमार की, आपको याद हो शायद 1974 की रोटी कपड़ा मकान, उसमें एक लाइन है, राम ना करे इस देश को कभी ऐसा नेता मिले जो आप भी डूबे, खुद भी डूबे, जनता को भी ले डूबे। तो आम आदमी पार्टी ने जो क्या किया, आप भी डूबे, अपनी सीट हार गए, और खुद भी डूबे और जनता को भी ले डूबे। और जो जमुना में किया था, मुझे लगता है कि अब वो बात बिल्कुल साफ है। और वैसे एक लाइन जो मैं पहले कई बार बोल चुका हूं, वो मैं एक लाइन फिर कह देना चाहता हूं। भदौरिया जी, एक लाइन कह दूं जो मैं पहले कई बार बोल चुका हूं, उसे रिपीट करना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के लिए, कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। वो आज देखिए, एक लाइन मेरी भी सुन लीजिए। किरदार हल्का रहा केजरीवाल का, बताइए, सुना दीजिए अनुराग जी, वरना हाँ। मैं कह रहा हूं सुधांशु जी, मुझे पूरा यकीन है अच्छे दिन आएंगे, पहले नफरत की दीवार गिरा दो। नफरत की दीवार जो आपने लगा रखी है, इससे अच्छे दिन कभी आप ला नहीं पाएंगे। आप सिर्फ नफरत की राजनीति तो करते हैं, जलाउद्दीन खिलजी, आपको अलाउद्दीन याद रहते हैं, आपके एग्जाम्पल भी जलाउद्दीन अलाउद्दीन रहते हैं, कम से कम एग्जाम्पल तो अच्छे दे लिया करो। एग्जाम्पल ही आप ऐसे ऐसे लाते हो जहां पे निगेटिविटी भरती। इसलिए कहते हैं ना, अच्छे दिन आएंगे, यकीन है मुझे, पहले नफरत की दीवार गिरा दो। नफरत की दीवार जो आपने लगा रखी है ना समाज के बीच में, जिससे आपने देश की उन्नति को रोक दिया है। सत्ता तो आप पा लेते हैं, भगवान अनुराग जी, इतना कॉन्फिडेंस कहां से लेकर आते हैं? देखिए, बार बार जनता के बीच जाते हैं, इन तमाम मुद्दों पर वो आपको निकाल कर बाहर कर रही है, और फिर आप सुधांशु जी, आप जवाब दे दीजिए अनुराग की बातों पर। कहां से आता है इतना आत्मविश्वास अनुराग भदौरिया के अंदर? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा, मैं बताता हूं आपको, बता रहा हूं, सुनिए अनुराग जी, नफरत का यही बीज बोना बंद करिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। हरियाणा और दिल्ली के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश, 2 राज्यों में एक जाति का दूसरी जाति के विरुद्ध नफरत पैदा करने की कोशिश, दक्षिण भारत और उत्तर भारत में नफरत पैदा करने की कोशिश, तमिल और उत्तर प्रदेश वालों में नफरत पैदा करने की कोशिश, तेलंगाना और बिहारियों के बीच में नफरत पैदा करने की कोशिश, मराठी और पूर्वांचलियों में नफरत पैदा करने की कोशिश। ये नफरत, और आपको अलाउद्दीन खिलजी जो सबसे बड़ा नफरत का प्रतीक था, उसके बात करने में दिल में दर्द कैसे हो गया? ये नफरत दिल से निकालिए, ये विष निकालिए, तब अमृत काल में अमृत समझ में आएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हाँ, इसीलिए मैंने तो ऐसे व्यक्ति की बात कही जो विदेशी था, लुटेरा था, और आकर यहां अत्याचार किया, जिसकी वजह से जौहर हुआ। उस पे तो आपको मेरा साथ देना चाहिए था। आपका दिल में दर्द होना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा विष है जिसे अमृत काल में निकालने की जरूरत है। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज पर हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड और ऐतिहासिक जीत है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार आगे की ओर बढ़ी है, क्योंकि कई ऐसे राज्य रहे, और जरा सोचिए 26 सालों का जो सूखा था उसको 48 सीटों के जरिए 70 में से बीजेपी ने पार्टी का काम किया। आज उसके लिए बेहद ऐतिहासिक दिन, और उसी ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर आम आदमी पार्टी को आपदा बताते हुए निशाने पर लिया, तो परजीवी पार्टी बताते हुए कांग्रेस पार्टी को कहा कि इनको तो आदत पड़ गई है शून्य की हैट्रिक लगाने की, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो। फिलहाल अब यह भी जाने कि आम आदमी पार्टी क्यों हारी। अगर मैं बहुत शॉर्टकट में बोलूं तो बड़ी बड़ी बातें करना लेकिन उन्हें पूरा ना कर पाना, जो कहना उसके उलट करना, यह बड़ा कारण माना जा रहा है। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं। सत्येंद्र जैन भी शकूर बस्ती से चुनाव हार गए हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए हैं।
जिस दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल को सिराखों पर बिठाकर अपनी किस्मत आम आदमी पार्टी के हवाले कर दी, उसी दिल्ली ने केजरीवाल और उनकी पार्टी को 11 साल बाद वापस जमीन पर ला दिया। 2013 में दिल्ली से ही केजरीवाल का सियासी सितारा चढ़ना शुरू हुआ था। आज दिल्ली ने ही केजरीवाल की राजनीति एक ढलाल पर डाल दी। लेकिन चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया कि एक दशक में ही दिल्ली के दिल और दिमाग से केजरीवाल का जादू उतर गया है। शीला दीक्षित के घर की बिजली 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे, उसकी बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं उसकी बिजली का बिल। केजरीवाल कभी दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के घर में लगे एसी गिनाते थे, पूछते थे इतनी शानो शौकत क्यों? लेकिन इस चुनाव में दिल्ली की जनता ने उनके शीश महल की लग्जरी तस्वीरें देखी तो कट्टर ईमानदार की छवि पर अपनी स्याही पोत दी। शराब घोटाले में जेल यात्रा और फिर ये शीश महल। वोटर इस भ्रम से बाहर निकल आया कि केजरीवाल तो उसके जैसे कॉमन मैन है। मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। 10 साल में दिल्ली में 3 बार और देश के 2 राज्यों में सरकार, 5 राज्यों में विधायक और देश के कई राज्यों में विस्तार। चुनाव में माना गया कि केजरीवाल अहंकार में थे, वही अहंकार ले डूबा। आप इसी भ्रम में रही कि 2013, 15 और 20 की तरह 2025 में भी केजरीवाल का चेहरा ब्रांड मोदी पर भारी पड़ेगा। केजरीवाल कल तक दावे पर कायम थे कि चौथी बार सरकार बना रहे हैं, लेकिन आज नतीजे आते ही उन्हें विनम्र होना ही पड़ा। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। लेकिन आप हार की सबसे बड़ी वजह बना केजरीवाल को लेकर अविश्वास। सच सच होता है। जब आप सच के रास्ते पे चलते हैं तो ऊपर वाला साथ देता है। केजरीवाल ने चौथी बार जीत के लिए मुफ्त बिजली और पानी के बाद फ्री इलाज और मुफ्त यात्रा जैसे तमाम वादे किए, लेकिन दिल्ली ने इस बार यकीन नहीं किया। इसकी एक बड़ी वजह बना दिल्ली की समस्याओं को लटकाए रखने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड। अरविंद केजरीवाल ने पिछले चुनाव में यमुना की सफाई, हर घर में नल से साफ पानी की सप्लाई, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों का निस्तारण, राजधानी में पर्यावरण के हालात में सुधार और दिल्ली की सड़कों को यूरोप की तरह बनवाने समेत तमाम बड़े वादे किए थे। दिल्ली वालों से बरसों पुराने वादों को पूरा करने की बजाय आम आदमी पार्टी नए नए वादों में लगी रही। हर महीने 25,000 रुपए बचाने का वादा करके केजरीवाल नई जमीन बनाने में लगे रहे। पुराने वादों की तरफ पलटकर नहीं देखा और जमीन खिसक गई। तो बहुत सारे वायदे तो कर दिए गए, लेकिन निभाया नहीं गया, पूरा नहीं हुआ। इसी वजह से आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बात कांग्रेस पार्टी की, जिसने दिल्ली में 0 की हैट्रिक लगा दी है। कांग्रेस की रणनीति एक लाइन में कहें तो ये थी कि खेलेंगे और केजरीवाल का खेल बिगाड़ेंगे। इसमें सफल भी रही, 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी को हरवा दिया। तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। डंका बज रहा है, बजता रहेगा। झाड़ू बिखर गई है। दिल्ली में कमल खिला तो बीजेपी का 26 साल का वनवास एक झटके में खत्म हो गया। जीत का चौका लगाने की उम्मीद पाले बैठी आम आदमी पार्टी की पिक्चर ऐसी पिटी कि झाड़ू तिनकों में बिखर गई। और उधर कांग्रेस ने फिर से अंडा देकर 0 की हैट्रिक लगा दी। जनता का जो भी फैसला है उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। आम आदमी पार्टी को दिल्ली वालों ने बहुत प्रेम दिया, बहुत सम्मान दिया, 3 बार जिताया, लेकिन उनके जो वादे थे वो बिल्कुल झूठे और खोखले निकले। अभी ऊपर जो 3 तस्वीरें आपने देखी, उसका सार ये है कि दिल्ली का निजाम बदल चुका है, जिसे बदलने में जितना योगदान बीजेपी और उसके कार्यकर्ताओं का है, उतना ही कांग्रेस का भी है। क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां आपकी हार के मार्जिन से ज्यादा कांग्रेस को वोट मिला और आपकी गाड़ी 22 पर आकर अटक गई। इस लिस्ट में पहला नाम नई दिल्ली विधानसभा का है। यहाँ बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4089 वोट से हराया, जबकि कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4568 वोट मिले। कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया था इसलिए वो हारे हैं। कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया था इसलिए वो हारे हैं। इसी तरह जंगपुरा से आपके मनीष सिसोदिया 675 वोट से हारे, लेकिन कांग्रेस के फरहाद सूरी को 7350 वोट मिले। दिल्ली की संगम विहार सीट पर आम आदमी पार्टी की हार का अंतर 344 वोट का है।
जबकि कांग्रेस को यहाँ 15,863 वोट मिले। इसी तरह मालवीय नगर सीट में आप 2,131 वोट से हारी, यहाँ कांग्रेस को 6,770 वोट मिले। राजेंद्र नगर में आप 1,231 वोट से हारी, कांग्रेस को यहाँ 4,015 वोट मिले। ग्रेटर कैलाश में आपके सौरभ भारद्वाज 3,188 वोट से चुनाव हार गए, यहाँ कांग्रेस को 6,711 वोट मिले। तिमारपुर सीट पर आपकी हार का मार्जिन 1,168 वोट का रहा, यहाँ कांग्रेस को 8,361 वोट मिले। छतरपुर में बीजेपी 6,239 वोट से जीती, लेकिन यहाँ कांग्रेस को 6,601 वोट मिले। इसी तरह नांगलोई, महरौली, बादली, मादीपुर, कस्तूरबा नगर की सीटों पर आपकी हार के मार्जिन से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले हैं। दिल्ली में ऐसी करीब 13 से 14 सीटें हैं जहां पर जीत और हार का अंतर कांग्रेस को मिले वोटों से कम है। ऐसे में अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साथ देती तो क्या आम आदमी पार्टी इस चुनाव में जीत हासिल कर सकती थी? इस चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी बढ़कर आया, जिसने आपको पोजीशन से अपोजिशन में पहुंचा दिया, क्योंकि 2020 में जहां कांग्रेस को 4.26% वोट मिला था, वहीं 2025 में कांग्रेस का वोट बढ़कर 6.39% पर पहुंच गया। एक तरह से कांग्रेस ने आपके लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस की वजह से आप अपोजिशन में आ गई है। लेकिन अगर कांग्रेस का ग्राफ इसी तरह बढ़ा तो हो सकता है कि आपके लिए विपक्ष में बैठना भी मुश्किल हो। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हारी? आज प्रियंका गांधी जब सामने आई थी, उनकी ओर से कहा गया कि दिल्ली में बदलाव वो महसूस कर रही थी और इसी वजह से हार का सामना आपको करना पड़ा, जबकि कांग्रेस के कई नेता ऐसे कह रहे हैं कि आपको जिम्मेदारी जिताने की कांग्रेस ने नहीं ले रखी थी। कांग्रेस एक एनजीओ नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है। कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन में भी एक अलग तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। आप देख रहे हैं जनहित, और चुनाव में एक बड़ी खबर अयोध्या से भी है, जहां बीजेपी ने 24 की हार का हिसाब 25 में चुकता दिया है। अयोध्या का मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। मिल्कीपुर में बीजेपी ने 61,000 वोटों से जीत दर्ज की है। बीजेपी के चंद्रभान पासवान को 1,46,397 वोट मिले। सपा के अजीत प्रसाद को 84,687 ही वोट पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर की जीत को ऐतिहासिक कहा। इसे विकास और डबल इंजन सरकार की नीतियों की जीत भी करार दिया। मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार जीत मिली है। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। राजनीति से जुड़ी हुई हर खबर जनहित में लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए अब आज का जनहित मंत्र। जीवन में हार ना मानना ही जीत की पहली निशानी होती है। हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। इसलिए रार नहीं ठाने, हार भी नहीं माने, प्रयास कभी ना छोड़ें। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।